आप जैसे मकान खरीदते हैं, ठीक है, आपने मकान खरीदा। अब मकान की कॉस्ट है, सपोज करें 1 लाख। आपने ब्रोकर को दिए, ब्रोकरेज जो आपको लगी वो लगी 5,000, ठीक है, ओके। अब जब आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्रेशन करेगा मकान का कि मिस्टर ए ने मकान बेचा है मिस्टर बी को, और अब मिस्टर बी के नाम पे से रजिस्टर करेगा, तो इसमें क्या दिखाएगा कि कितने रुपए का मकान है? 1,05,000 या 1 लाख? समझ लें, कंफ्यूजन हो सकती है ना। 1,05,000 की कॉस्ट दिखाएगा मकान की या 1 लाख की दिखाएगा? 1 लाख कि 1,05,000? 1 लाख। ब्रोकरेज आपका पर्सनल मामला है, वो कॉस्ट में, कॉस्ट का पार्ट बनता है अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए। लेकिन जब आप डीड बनवाओगे, रजिस्ट्रेशन की डीड बनवाओगे, तो वहां ये दिखाओगे कि ए ने कितने रुपए में बी को बेचा, है ना। तो ए ने बी को 1 लाख में बेचा, फिर ब्रोकरेज वगैरह का वो खर्चा है, वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन रजिस्ट्रार जब स्टाम्प ड्यूटी लेगा तो उतने रुपए पे स्टाम्प ड्यूटी लेगा जितने रुपए पे ट्रांजैक्शन कंडक्ट करा गया, जो उसकी सच में सेल कंसिडरेशन है, ओके। तो इस केस में देखना, जब शेयर ट्रांसफर करा गया तो कॉस्ट क्या थी शेयर की? 120, और फिर ब्रोकरेज लग गई। ब्रोकरेज की रेट क्या है? 2%, तो हो गई 2.4। अब जब स्टाम्प का खर्चा आएगा तो वो 122.4 के ऊपर आएगा या 120 के ऊपर ही आएगा? 120 के ऊपर लगेगा, जो उसकी कॉस्ट है। ब्रोकरेज से कोई मतलब नहीं स्टाम्प वालों को। इस एग्जाम्पल का तुम प्रैक्टिकल नहीं समझते, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हो तुम, कि जमीन खरीदोगे बेचोगे, मकान खरीदोगे बेचोगे, तो रजिस्ट्रेशन कितने का कराओगे? 1,05,000 का या 1 लाख का कराओगे? आप 1 लाख का कराओगे कि ये मकान 1 लाख में ए ने मिस्टर बी को बेचा, ए होगा। और ऐसा नहीं लिखा होगा नीचे कि इस पे ब्रोकरेज ली गई है ब्रोकर के द्वारा 5। अरे कोई मतलब ही नहीं ब्रोकरेज का, वो तो उसने अपनी सर्विसेज देने का चार्ज लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन से कोई संबंध नहीं होता, सही है। तो जो कॉस्ट होगी उस पे स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। तो उन्होंने बोला स्टाम्प कितना लगेगा? तो उन्होंने बोला कि 50 पैसा लगेगा फॉर ₹100 कॉस्ट। 100 की कॉस्ट है तो 50 पैसा लगेगा। तो 120 की कॉस्ट पर कितना लगेगा? तो तुम्हें इंडिविजुअल निकालना हो तो इंडिविजुअल निकाल लो कि 50 पैसा लगेगा 100 रुपए की कॉस्ट पर, तो 120 की कॉस्ट पर कितना लगेगा? तो कितना लगेगा? 60 पैसा लगेगा। और नहीं तो नॉर्मल अपन ऐसा करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कॉस्ट, वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या क्या आ जाएगी? इसमें आ जाएगी परचेज कॉस्ट, ये हो जाएगी 5,000 इंटू 120, तो कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। फिर आ जाएगी ब्रोकरेज एट 2%, तो कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। और फिर आ जाएगा स्टाम्प एक्सपेंस, तो वो कितना आएगा? तो वो आएगा 50 पैसे का खर्चा होता है 100 रुपये पर। तो फिर 6 लाख की कॉस्ट पर कितना होगा? तो कितना होगा? 3,000 का कॉस्ट खर्चा ये होगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ परचेज 6,15,000। क्या कोई किसी को डाउट है? पक्का? इसका खर्चा परचेज करने वाला ही चुकाता है, जब स्टाम्प का खर्चा लगता है ना। जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है नॉर्मली स्टाम्प का खर्चा वो चुकाता है, ऐसा। तो 6,15,000 का खर्चा आ जाएगा। तो एक नोट बना के लिख लो कि स्टाम्प एक ब्रोकरेज पर नहीं लगेगा, है ना। स्टाम्प का खर्चा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा, ब्रोकरेज की कॉस्ट पर नहीं, है ना। लिख लो अपने हिसाब से, स्टाम्प का खर्चा इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा। ब्रोकरेज इंक्लूड करने के बाद की कॉस्ट पर नहीं।
ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा, ब्रोकरेज इंक्लूड करने के बाद की कॉस्ट पर नहीं। आगे बढ़े क्वेश्चन को। तो तुम अच्छा इसमें डिविडेंड अमाउंट है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लिया तुमने। हाँ तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट के में लिख दे आप कितने तारीख को, 1 अप्रैल को टू बैंक, और टू बैंक कितना आ जाएगा, 6,15,000 आ जाएगा। और नंबर वाले में कितना आ जाएगा, 5,000। डिविडेंड वाले में कुछ आएगा क्या, नहीं। खरीदते समय डिविडेंड वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा, ना बेचते समय आएगा, क्योंकि ना बेचते समय पता होता है कितना डिविडेंड है, ना खरीदते समय। केवल कब पता होता है, जब हमें डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड तभी आएगा जब डिविडेंड कंपनी से रिसीव होगा। एक्रूअल बेसिस पे डिविडेंड की एंट्री नहीं होती है ना। ओके आगे डिस्कस कर लें। मैं अकाउंट बना लूं क्या, जरूरत पड़ जानी है। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अटेंडेंस लगा दी सभी ने, लगा दिया करो, अच्छा रहेगा। कभी लेक्चर भी छूटा है तो तुम्हें मिल तो जाएगा कि क्या छूटा है। चलो फिर आगे क्या लिखा है कि 31 जनवरी 2012 को बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, तो 31 जनवरी को बोनस मिला हमें, 31 जनवरी को बोनस मिला, तो 2 बोनस। और कितने शेयर मिले होंगे, इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो 2500 शेयर्स का बोनस मिला। अमाउंट में कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। और फिर क्या हुआ, बोनस बंटने के बाद शेयर की मार्केट वैल्यू ऑर्डिनरीली गिर जाती है। आप इस बात को ऐसे समझें कि कंपनी के नेट एसेट जितने हैं उतने ही हैं, और बोनस बंटने से नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और एसेट उतने ही हैं तो नेट एसेट वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि एसेट उतने ही हैं, अब ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में बंटने, इसलिए उसकी शेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। राइट इशू पे भी शेयर की मार्केट वैल्यू गिरती है, क्योंकि राइट इशू सस्ते करे जाते हैं मार्केट वैल्यू से कम पर। अगर आप मार्केट वैल्यू से कम पर करोगे तो आपको नुकसान होगा। आ रहा है समझ में। तो बोनस के बाद शेयर की वैल्यू गिरती है। तो अभी क्या हुआ, बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर्स वर कोटेड एट 175 पर शेयर एंड 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। बोनस शेयर बंटने के पहले 175 रुपए की मार्केट वैल्यू थी, और बोनस बंटने के बाद कितना हो गया, 90 पर शेयर हो गई। 31 मार्च 2012 को मिस्टर टी शेखरन सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। उसने बोनस शेयर्स किसको बेच दिए, किसको बेच दिए, ब्रोकर को बेच दिए। ठीक है, और जिसने 2% की कमीशन चार्ज करी। बताओ कितने शेयर बेचे गए, कितने तारीख को, 31 मार्च। या कोई डिविडेंड वगैरह की डेट तो आई नहीं है ना। तो एंट्री क्या बन गई, बाय बैंक आपने सेल किए इन्वेस्टमेंट कितने, 2500। वर्किंग नोट बना लेंगे अपन कितने में बिका होगा वो। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल
प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका अलग से सेल प्रोसीड का बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी अपन ने बना लिया। तो क्या आ जाएगी? सेल प्रोसीड, ग्रॉस सेल प्रोसीड। तो कितने बिके? 2500। और कितने पर बिका होगा? सेलिंग प्राइस दिया गया है नहीं दिया गया? बोलो, दिया गया है नहीं दिया गया है? वैसे नहीं दिया गया, साफ साफ तो नहीं दिया गया। तो अब कितने रुपए पे चल रहा था? 90 पे। 90 क्यों लिया हमने? क्योंकि बोनस बटने के बाद शेयर की मार्केट वैल्यू 90 थी और क्वेश्चन में बोला गया कि 2500 शेयर बिके हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने में बिके हैं। तो क्या 175 में बिके होंगे? नहीं, वो तो बोनस बटने के पहले था, है ना। तो जो बाद में चल रहा होगा, मतलब जब हम बेच रहे हैं तब कितना चल रहा होगा? 90। तो उस 90 रुपए के हिसाब से हम क्या करेंगे? इनको बेच देंगे। तो नोट लिखना हो तो लिख लो कि इन द एब्सेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, लिख लो कहीं। समझे? मल्टीपल क्वेश्चन है, एक बार लिख लो जो लिखना हो तुम्हें, ताकि वो सारी जगह तुम्हें अप्लाई करो। इन दिस एब्सेंस ऑफ सेल प्राइस ऑफ शेयर्स, इन द एब्सेंस ऑफ सेल प्राइस ऑफ शेयर, in the absence of sale price of shares, it is assumed that shares are sold at market price. Shares are sold at market price prevailing after बोनस इशू, है ना। एट प्रिवेलिंग प्राइस, जो मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग आफ्टर बोनस इशू, बॉन्ड इशू के बाद जो मार्केट प्राइस चल रही थी उस पर क्या किया गया? शेयर को बेचा गया। ठीक है, तो शेयर को बेचा गया कितने में? 90 में। तो कितना हुआ ये? 90 का फोर्थ कितना होगा? 45। 2,25,000 माइनस करेंगे अपन, ब्रोकरेज माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? ब्रोकरेज एट 2% ही है। 45 नहीं 45 100 हो गया अगर हुई तो। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2,20,500। ठीक है, ओके। 2,20,500 ये सेल प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ ये बिक गया 2,20,500। अब आएगा वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचने पर प्रॉफिट या लॉस। तो नेट सेल प्रोसीड कितनी हो गई? 2,20,500 माइनस करना है कॉस्ट। क्वेश्चन नीचे कुछ लिखा है क्या? सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टी सेकरन हु हेल्ड द शेयर एज करंट एसेट। अंडरलाइन कर लो करंट एसेट को। करंट एसेट से तुम्हें क्या हिंट मिलता है? क्या करना पड़ता है करंट एसेट है? तो कॉस्ट और एनआरवी मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, है ना। अंडरलाइन कर लो करंट एसेट और उस पर लिख लो कि कॉस्ट ऑब्लिक फेयर मार्केट वैल्यू। कोई चलता हुआ पेन देना, मेरे पास होगा। यहाँ 3 पेन रखे हैं खाली, उनको लगता है खाली हो गया तो चलो इन्हीं के काम आएगा। फेंकने से अच्छा है किसी को दे दो। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलो आगे लिखा है कि एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच वेरी लोअर, लिखा ही था। एक लाइन कहीं लिख लेना कॉपी में। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, use following methods for valuation of investment. If question is silent. पहला, for debentures
डिवेंचर्स के बारे में कहा जाए तो फीफो मेथड लगाना है आपको, और शेयर के बारे में कहा जाए ना कहा जाए, शेयर्स आपको लगाना है वेटेड एवरेज हमेशा। ठीक है, कुछ ना कहा जाए तो डिवेंचर पे क्या लगाना है आपको, फीफो, और शेयर पे क्या लगाना है आपको, वेटेड एवरेज। अब देखना जो शेयर बेचे गए वो नेट 2,20,500 के बेचे गए कॉस्ट, तो कॉस्ट भले उन्होंने बोला कि हमने बोनस शेयर बेचे, लेकिन मैं ये जो भी बात बोल रहा हूँ ये ICAI के सॉल्यूशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है प्लीज, है ना। मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ICAI के सॉल्यूशन के हिसाब से। तो उनका सॉल्यूशन ये बोलता है कि भले आपने साफ साफ बोला है कि बोनस शेयर बिके, तो भी बोनस शेयर की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, वेटेड एवरेज के हिसाब से निकाली जाएगी। जबकि जब टैक्स पढ़ते हैं हम तो टैक्स में वेटेड एवरेज नहीं लगता, बोनस शेयर की कॉस्ट नील मानी जाती है। और अगर बोनस शेयर बिक गए होते 2,20,500 में, तो 2,20,500 का क्या हो जाता, सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अकाउंट में आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो वहां बताया जा रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या मानी जाएगी, तो आप क्या यूज करें, यूज करें वेटेड एवरेज। फिर से देखना क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि उसने बोनस शेयर बेचे हैं, देखो आप, है ना, तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगा भी। साफ साफ क्या लिखा है कि मिस्टर टी शेखरन सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर, साफ साफ लिखा है कि बोनस शेयर बेचे हैं, तो अंडरलाइन करो, लिखो, अंडरलाइन करो उसको, लिखो, तब भी वेटेड एवरेज लगाएंगे। ना लिखा होता तो लगाते ही लगाते, और लिखा है तो भी हम क्या लगाएंगे, वेटेड एवरेज ही लगाएंगे। क्लियर है बात, ओके ओके। और डिवेंचर में कुछ ना कहा जाए तो क्या लगाना है आपको, फीफो मेथड अपनाना है। तो अब वेटेड एवरेज आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखना 5,000 की कॉस्ट कितनी है, 6,15,000 प्लस 2,500 और मिले जिसकी कॉस्ट कितनी है, 0। इसमें से अपन क्या माइनस कर देते हैं, प्री एक्विजिशन का डिविडेंड, अगर मिला होता तो, लेकिन नहीं मिला, तो ये आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट इनटू क्या करेंगे हम, 2,500। तो तुम मुझे पहले बताओ कि क्या आ रही है वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, कितना, 82 बस फिक्स, है ना, तो 82 पर शेयर इनटू 2,500 इक्विटी शेयर, 2,05,000, और कितने का प्रॉफिट हुआ, कितना, 15,500 का प्रॉफिट हुआ। तो ये आ जाएगा 31 मार्च को टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 किस कॉलम में आता है, अमाउंट के कॉलम में आता है, तो आएगा 15,500। ओके, अब चौथा नोट किसका बनना है, करंट इन्वेस्टमेंट है, तो इनकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 90, और इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी है, 82, इसलिए किस पे दिखाए जाएंगे, 82 पर दिखाए जाएंगे। सही है, तो चौथा नोट बनाना है, लेकिन आपको वर्किंग, और इस केस में तो बनानी भी पड़ेगी क्योंकि इस, अच्छा
अब सीधे सीधा भी कंपेयर कर सकते हैं, कहीं लिखते हैं कि कॉस्ट है 82, मार्केट वैल्यू 90, तो 82 पे दिखाएंगे और 5000 इंटू 82 करके खत्म। समझ रहे हैं? आप इंडिविजुअल भी कंपेयर कर सकते हैं और चाहे एग्रीगेट कर सकते हैं। मैं एग्रीगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें ऐसे। तो देख लें विच एवर इज लोअर, तो कितना आ रहा है 82 का 4,10,000 और ये कितना आ रहा है 4,50,000, विच इज लोअर 4,10,000। अब आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाएंगे। ये आ रहा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने तारीख को 31 मार्च को ही, है ना, वर्किंग नोट नंबर 4। 5,000 इन्वेस्टमेंट हैं जो कि कितने रुपए पे आएंगे 4,10,000। क्या आपको लॉस हुआ या नहीं हुआ वैल्यूएशन करने में? लॉस कब होता है वैल्यूएशन करने में? जब मार्केट वैल्यू क्या हो जाए कॉस्ट से कम हो जाए। अब आप कॉस्ट पे दिखा रहे थे, किस बात का लॉस? कॉस्ट से कम पर दिखाते तो लॉस होता, और लॉस होता तो अपन क्या दिखाते? बाय लॉस ऑन वैल्यूएशन, है ना। एक क्वेश्चन में करा था अपन ने, याद है अच्छे से? 21वां क्वेश्चन था, मैंने बोला था ये स्टार मार्क कर लो, अच्छे से देखना एक बार। ओके, हाँ हाँ, हर चीज का, हर एक चीज के लिए यही होगा, है ना। बेचने के लिए भी यही लगाएंगे, क्लोजिंग के लिए यही लगाएंगे। वो तो एक जिसके लिए लगाएंगे सारे के लिए वही लगेगा। अब ऐसा चेंज तो कर ही नहीं सकते ना कि आप बेचने में फीफो लगा दें, और ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। जो ऑर्डर एक बार लगेगा वैल्यूएशन का, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में वही ऑर्डर लगेगा बार बार। तो जो फीफो लगाना था डिबेंचर में तो हर जगह लगाते थे अपन, बेचने में भी और क्लोजिंग में भी। और इन्वेस्टमेंट में आपको वेटेड एवरेज लगाना है बेचने में भी और क्लोजिंग में भी। यानी शेयर्स के केस में जहां भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे क्लोजिंग की हो, प्रॉफिट ऑन सेल हो, आप वेटेड एवरेज ही लगाएंगे। कोई डाउट किसी को है क्या? कोई डाउट? ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ज्यादा कल वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ये होता है x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2, ठीक है, प्लस x3 इंटू W3 सो ऑन, डिवाइड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3। ये हो गया 5,000 इंटू इसकी रेट से हो गया। ये क्या है? ये है W, है ना। अब इसकी रेट यहां लिखी नहीं है, तो जो ये दिया गया है ये x इंटू W1 है। क्वांटिटी, वेट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू रेट, पर इसका क्वांटिटी इंटू रेट करके यहां आएगा। तो ऐसे फॉर्मूला बनता है क्वांटिटी इंटू रेट, इसमें क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट। तो जो ये अमाउंट दिया गया है, ये अमाउंट क्वांटिटी इंटू रेट होगा, मतलब ये x1 इंटू W1, ये x2 इंटू W2 और ये x3 इंटू W3 होगा। और डिवाइड बाय अपन कर देंगे W1 प्लस W2 प्लस W3, तो ये वेटेड एवरेज आ जाएगा। हाँ हाँ, पर डिविडेंड तो माइनस करना है क्योंकि वो कॉस्ट में से माइनस करना था, उसका लॉजिक है वो तो करना ही है, वो तो कॉस्ट से माइनस करना है, इसलिए फॉर्मूला का कोई रोल नहीं। वो तो जो आप कॉस्ट ले रहे हैं उसमें से वो माइनस करना है, इसलिए वो आप कॉस्ट को गिराने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे राइट से आप सपोज करो कि 5,000 राइट लेते हैं आप 15 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाता? 75,000। तो आप राइट को भी कंसीडर कर रहे थे, कल करा था अपन ने 24,000 लिया था और डिवाइड बाय 2,000 करा था नीचे, या तो वही लिख दे रहा हूं मैं, 2,000 इंटू 12, तो कितना हो गया
24। तो मैंने ऊपर लिया था 24, नीचे लिया था 2000। तो 24 क्या है, वेट इंटू रेट, मतलब ये हो गया W3 इंटू X3 ऊपर आ जाएगा, और W3 जो 2000 है वो नीचे आ जाएगा, है ना। नॉर्मल जैसा इन्वेंट्री में पढ़ते हैं अपन। नहीं, सेल क्या करती है, सेल कभी भी वेटेड एवरेज को चेंज नहीं करती। वेटेड एवरेज को चेंज करती है परचेज। आपने एक 15 का खरीदा, एक 16 का खरीदा, एक 17 का खरीदा, आपने उसमें से बेच दिया। बेचने से रेट चेंज नहीं होती, क्योंकि वेटेड एवरेज रेट से ही आप बेचोगे। तो अगर वेटेड एवरेज से वेटेड एवरेज हटाओगे तो वेटेड एवरेज ही बचेगा। चेंज किससे होगा, परचेज से, है ना। इसलिए सेल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ बोलो, होमवर्क का आंसर, ठीक है। आज वाले होमवर्क लिख लिए तुमने अच्छे से। किसकी किताब है, इंटरम डिविडेंड आज कवर हो जाता ना तो आज अपन मेजर डिस्कशन कर लेते, खत्म हो नहीं पाया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 कुछ बोला मैंने अभी तक? हाँ तो होमवर्क ले लो। ओवरऑल कितने होमवर्क हो गए बताना एक बार। 3, 9, 13 एंड 18, ठीक है। बाकी जगह ना इंटरम डिविडेंड का लफड़ा आ रहा है, थोड़ा भी आज डिस्कस हो जाता है तो सीरियसली अपन अच्छे डिस्कशन कर पाते क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दे चुका था क्या, उसी का आंसर पूछ रहे हो, सुन लो। दूर गए न जा, हाँ बताएं। ओपनिंग का अमाउंट आ रहा है 3,75,000। हाँ, फिर अगला अमाउंट क्या आ रहा है खरीदने का, 80,000। तो बोनस मिले 5,000। राइट शेयर खरीदे हमने कितने में, बोलो। कहाँ है कॉपी, क्यों कुछ नहीं चलेगा, अभी पकड़ाए जाओगे तुम। होमवर्क करके तो आए हो ना सारे लोग। अब बताना राइट शेयर का कितना अमाउंट आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है। पीछे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ओके, हमें डिविडेंड मिला कितना, 50,000 मिला। हाँ, जितना भी मिला हो उसमें से उसमें अमाउंट के कॉलम में कितना गया, 10,000, ठीक है। 50,000 मिला, जिसमें से 10,000 क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से डिडक्ट हो जाएगा। और फिर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे, कितने रुपए के बिके वो, 3,75,000, पक्का। हाँ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 44,444, ठीक है। 44,444 का प्रॉफिट हुआ। और हाँ 45 का, सॉरी। और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 264,444 या 445, है ना। वेटेड एवरेज जैसा आएगा वैसे क्लोजिंग बन जाएगा, ठीक है। तो 264,444, कितने बार 4 बार 4। और कोई आंसर, P&L का अमाउंट बता देता हूं। P&L का क्या बता दूं मैं, बस 40,000। और क्या डिविडेंड ओवरऑल 50 मिला ना, हाँ तो 40 ही जाएगा ना P&L में।
अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल पीएनएल में तो जाएगा, लेकिन अमाउंट के कॉलम से जाएगा। वो जोड़ा तो कहीं नहीं गया होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो पीएनएल पूछा क्या उन्होंने? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके, बताता हूँ ना मैं तो। प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? 44,444। सेल और राइट कितने का है? राइट बिके ना, 10,000 का राइट बिका। और डिविडेंड कितना? 50,000। डिविडेंड का क्या हो रहा है? अच्छा, ओपनिंग भी थे ना। हाँ, तो ओवरऑल गया 1,04,444। किया ऐसा? 1,04,444 इतना गया पीएनएल में। 44,444 प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर, 10,000 सेल ऑफ राइट्स और 50,000 डिविडेंड। ओवरऑल डिविडेंड 60,000 मिला था, जिसमें से 10,000 अमाउंट के कॉलम में एडजस्ट हुआ। क्या सर डाउट है किसी को? मैच नहीं करे अमाउंट? यस सर, मतलब क्या वो मैच नहीं करे या कर गए? हाँ, मैच कर गए या नहीं करे? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग के मुंह देख के। ऐसे मुंह ऐसे हैं कि डाउट है कोई? हाँ, और कोई क्वेश्चन? 20, 25। 25 कब का है? मई 2017। जिनका नाम मैच कर रहा हो पहले आंसर लिख लेना, फिर मिलाते रहना। और 25 वाले में देख लो, ओपनिंग में आ रहा है 60,000, फिर खरीदे हैं 14,000। मैच करते जाओ, 60,000 फिर खरीदने में कितना? 14,000। और फिर बोनस मिले 2,000, जिसका अमाउंट नहीं आएगा। फिर हमें राइट शेयर खरीदे कितने के? 12,500। वेरी गुड। फिर हमें डिविडेंड मिला कितने का? 8,000 का डिविडेंड कॉलम में, और 2,000 का अमाउंट को। बहुत बढ़िया। फिर हमने 4,000 शेयर बेचे कितने के? 56,000 के। उनको बेचने में कितने का फायदा हुआ? 13,750। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितने का आ गया? 42,250। ओके, इतना ही पूछा था। हैव नाइस टाइम।